बार एक अजीब चीज हुई। विशाल, रुद्र और निखिल की रूहें अब डिजिटल कोड के रूप में प्रकट हुईं। वे स्क्रीन के अंदर से बाहर निकले और काव्या को उस शैतान से छुड़ाने लगे। डिलीट ऑल डेटा, रुद्र की आवाज डेटा सेंटर के स्पीकर से गूंजी। कबीर ने सिस्टम फॉर्मेट का बटन दबाया। एक जोरदार विस्फोट हुआ और पूरी दुनिया का इंटरनेट एक पल के लिए बंद हो गया। हर मोबाइल, हर कंप्यूटर ब्लैकआउट हो गया। सन्नाटे के बाद जब कुछ मिनट बाद बिजली लौटी तो इंटरनेट खाली था। ना वो फोटो थी, ना वो वायरस। काव्या डेटा सेंटर के फर्श पर बेहोश मिली, लेकिन अब वो सामान्य थी। उसकी आंखों की पुतलियां वापस आ गई थीं। कबीर ने उसे सहारा देकर उठाया। क्या सब खत्म हो गया? काव्या ने कमजोर आवाज में पूछा। कबीर ने खिड़की के बाहर देखा। लोग अपनी परछाइयां वापस पा चुके थे, लेकिन उसने गौर किया कि उसके लैपटॉप की स्क्रीन पर अभी भी एक छोटा सा कर्सर अपने आप ब्लिंक कर रहा था। उसने पास जाकर देखा, वहां एक छोटा सा फोल्डर बना था जिसका नाम था कब्रिस्तान। जैसे ही कबीर ने उसे डिलीट करने के लिए माउस हिलाया, स्क्रीन पर एक मैसेज आया। एक्सेस डिनाइड, ओनर द रेजिडेंट। अंतिम वार्निंग। कहानी का ये हिस्सा हमें ये सिखाता है कि बुराई कभी खत्म नहीं होती, वो बस अपडेट हो जाती है। कब्रिस्तान अब मिट्टी में नहीं, बल्कि हमारे क्लाउड स्टोरेज, हमारी चैट्स और हमारे डिलीटेड फोल्डर्स में छप। इतिहास बदल चुका था। कबीर और काव्या ने खुद को बलिदान कर उस शाप की जड़ को ही काट दिया था। लेकिन कुदरत का एक नियम है, अंधेरा कभी पूरी तरह खत्म नहीं होता, वो बस कोने बदल लेता है। अधूरा सच, दी एकोज। 2026 की एक शांत शाम थी। शहर के उस पार्क में जहां कभी खामोश डेरा होने की डरावनी कहानियां सुनी जाती थीं, अब सब कुछ सामान्य था। लेकिन उस छोटी बच्ची ने, जिसने मिट्टी से वो पुरानी कलम उठाई थी, अनजाने में एक टाइम लूप को ट्रिगर कर दिया था। जैसे ही उसने आर्यन नाम लिखा, पार्क की हवा ठंडी हो गई। उस बच्ची का नाम समीरा था। वो आर्यन की ही वंशज थी, जिसके बारे में कोई नहीं जानता था। कलम की नई स्याही। समीरा को अपने कानों में एक अजीब सी आवाज सुनाई देने लगी। वो आवाज डरावनी नहीं थी, बल्कि बहुत थकी हुई थी। समीरा, कहानी पूरी करो। उन्होंने हमें मिटा दिया, लेकिन वे हमें भूल नहीं पाए। अचानक समीरा के हाथ की वो कलम अपने आप चलने लगी। वो कागज पर शब्द नहीं, बल्कि चेहरे उकेरने लगी। उसने कबीर, काव्या, रुद्र और विशाल के चेहरे बना दिए। वो बच्ची उन लोगों को कभी नहीं मिली थी, फिर भी उसकी ड्राइंग एकदम सटीक थी। परछाइयों का पुनर्जन्म। रात के समय पार्क के उस हिस्से में जहां समीरा ने नाम लिखा था, जमीन से हल्की नीली रोशनी निकलने लगी। लेकिन इस बार कोई शैतान बाहर नहीं आया। हवा के कणों से धीरे धीरे आकृतियां बनने लगी। रुद्र, निखिल और विशाल के साए फिर से प्रकट हुए, लेकिन वे अब इंसान नहीं थे। वे इस दुनिया के गार्जियंस यानी रक्षक बन चुके थे। तभी अंधेरे से एक और साया निकला। वो कबीर था। उसने काव्या का हाथ थाम रखा था। वे दोनों समय की उस दरार से वापस आ गए थे, लेकिन एक शर्त पर। वे अब इंसानों को दिखाई नहीं देंगे। नया खतरा, दी ऑब्जर्वर। तभी आसमान में एक काला तारा चमका। कबीर ने ऊपर देखा और उसकी आंखें फैल गईं। रुद्र, हमने डायरी जला दी, तांत्रिक को मार दिया, लेकिन हम उस चीज को नहीं रोक पाए जिसने उस तांत्रिक को वो शक्तियां दी थीं। दूर अंतरिक्ष से कोई चीज पृथ्वी की ओर देख रही थी। वो दी ऑब्जर्वर था, एक प्राचीन इकाई जो ब्रह्मांड के हर कब्रिस्तान की मालिक थी। उसे अपनी खामोश डेरा वाली फसल के नष्ट होने पर गुस्सा था। एक नई जंग की तैयारी। कबीर ने समीरा की ओर देखा। वो बच्ची अब अकेली नहीं थी, उसके चारों ओर 5 शक्तिशाली रूहें खड़ी थीं। समीरा, कबीर ने उसके मन में फुसफुसाया, तुम्हें लिखना होगा, तुम्हें हमारी कहानी दुनिया को बतानी होगी, क्योंकि जब तक लोग हमें याद रखेंगे, हम लड़ते रहेंगे, और जब तक हम लड़ेंगे, वो ऑब्जर्वर धरती पर कदम नहीं रख पाएगा। समीरा ने अपनी नोटबुक उठाई और पहले पन्ने पर बड़े अक्षरों में लिखा, खामोश डेरा, द लेजेंड ऑफ द गार्जियंस। अंत या अनंत। शहर के लोग अब भी बेखबर थे। वे पार्क में घूमते, बेंच पर बैठते, पर उन्हें नहीं पता था कि उनके ठीक बगल में कबीर और काव्या खड़े होकर उनकी हिफाजत कर रहे हैं। शाप अब एक सुरक्षा कवच बन चुका था। कब्रिस्तान अब मौत की जगह नहीं, बल्कि उन योद्धाओं का डेरा था जिन्होंने समय की बलि दे दी थी। क्या आप चाहते हैं कि मैं इस कहानी को यहाँ एक वीर गाथा के रूप में समाप्त करूं, या आप देखना चाहेंगे कि ऑब्जर्वर के साथ इनकी पहली टक्कर कैसी होती है?
आसमान का रंग अब सामान्य नीला नहीं रहा, बल्कि उसमें बैंगनी और गहरे काले रंग की धारियां उभरने लगी। दी ऑब्जर्वर की नज़र अब सीधे पृथ्वी पर थी। ये कोई भूत या साया नहीं था, बल्कि एक ऐसी प्राचीन शक्ति थी जो ग्रहों को अपनी कब्र बना लेती थी। ब्रह्मांडीय कंपन, द कॉस्मिक ट्रेमर। पूरे शहर के जानवरों ने अजीब व्यवहार करना शुरू कर दिया। पक्षी हजारों की तादाद में पार्क के ऊपर मंडराने लगे। समीरा ने अपनी नोटबुक पर कलम को कसकर पकड़ा। उसे महसूस हो रहा था कि उसकी कलम अब गर्म हो रही है, जैसे उसके अंदर कोई जलता हुआ लावा हो। कबीर ने काव्या की ओर देखा। काव्या, वो आ रहा है। ये अब मिट्टी या डिजिटल वायरस की लड़ाई नहीं, ये अस्तित्व की लड़ाई है। आकाश से उतरता खौफ। अचानक बादलों के बीच एक विशाल आंख जैसी आकृति बनी। शहर के ऊंचे टावरों के सिग्नल्स फेल होने लगे। लोग अपने घरों से बाहर निकलकर आसमान को फटी आंखों से देखने लगे। तभी दी ऑब्जर्वर की आवाज सीधे लोगों के दिमाग में गूंजी। तुमने मेरे पहरेदारों को मारा, अब तुम सब मेरे संग्रह का हिस्सा बनोगे। गार्जियंस का उदय। समीरा ने जैसे ही नोटबुक पर कबीर और रुद्र का नाम लिखकर उनके चारों ओर एक सुरक्षा चक्र बनाया। पार्क के पांचों रक्षक रुद्र, आर्यन, निखिल, विशाल और कबीर रोशनी के स्तंभों में बदल गए। प्रोफेसर रुद्र ने अपनी रूहानी ताकत से हवा में एक विशाल ढाल बनाई। समीरा, लिखती रहो, तुम्हारी कल्पना ही हमारी शक्ति है, जो तुम लिखोगी वही सच होगा। कलम बनाम ब्रह्मांड। समीरा ने पागलों की तरह लिखना शुरू कर दिया। उसने लिखा कि कैसे आर्यन की चपलता ने आसमान की उन काली किरणों को काट दिया। उसने लिखा कि कैसे निखिल और विशाल ने शहर के चारों ओर एक अदृश्य दीवार खड़ी कर दी। लेकिन दी ऑब्जर्वर बहुत शक्तिशाली था। उसने अपनी एक किरण समीरा की ओर छोड़ी। कबीर, काव्या चिल्लाई। कबीर का साया धुंधला पड़ने लगा, लेकिन वो मुस्कुराया। उसने काव्या का हाथ पकड़ा और अपनी बची कुची ऊर्जा उसे दे दी। काव्या ने उस ऊर्जा को अपनी आवाज में बदला और एक महारोड पैदा की। शून्य में वापसी। उस आवाज से आसमान की वो विशाल आंख कांपने लगी। समीरा ने आखिरी पन्ने पर अपनी पूरी जान लगाकर लिखा, कब्रिस्तान की सीमाएं धरती तक नहीं, बल्कि पूरे ब्रह्मांड तक हैं, और इस कब्रिस्तान का दरवाजा अब अंदर से बंद होता है। जैसे ही उसने पूर्ण विराम लगाया, एक वैक्यूम पैदा हुआ। वो ऑब्जर्वर अपनी ही ऊर्जा के साथ वापस शून्य में खिंचने लगा। ब्रह्मांड की वो काली दरार बंद होने लगी। नया सवेरा, अंतिम सत्य। जब सब कुछ शांत हुआ तो आसमान फिर से साफ था। पार्क की मिट्टी अब महक रही थी। कबीर और काव्या अब समीरा के सामने पूरी तरह मानवीय रूप में खड़े थे, लेकिन वे धीरे धीरे सुनहरी धूल में बदल रहे थे। हमारा काम पूरा हुआ समीरा। तुमने सिर्फ हमें बचाया नहीं, तुमने हमें अमर कर दिया। क्या आप फिर कभी वापस आएंगे? समीरा ने आंखों में आंसू लेकर पूछा। विशाल ने अपना अब रूहानी कैमरा उठाया और समीरा की एक तस्वीर खींची। हम हमेशा तुम्हारी कहानियों में रहेंगे। जब भी कोई निडर होकर अंधेरे का सामना करेगा, हम वहां होंगे। वे सब गायब हो गए। पार्क में अब सिर्फ समीरा और वो पुरानी कलम बची थी। समीरा ने अपनी नोटबुक उठाई और घर की ओर चल दी। रास्ते में उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी अपने पोते को एक कहानी सुना रहा था। समीरा मुस्कुराई। उसे पता था कि खामोश डेरा अब कोई डर की जगह नहीं, बल्कि बहादुरी का प्रतीक था। लेकिन जैसे ही वो अपने कमरे में पहुंची, उसने खिड़की के शीशे पर एक हल्की सी दस्तक सुनी। उसने बाहर देखा तो वहां कोई नहीं था, पर मेज पर रखी उसकी नोटबुक का एक पन्ना अपने आप पलटा और उस पर लिखा था, दी एंड। खामोश डेरा की ये महागाथा यहाँ समाप्त होती है। क्या आप इस भव्य समापन से संतुष्ट हैं, या क्या आपको लगता है कि दी एंड के आगे का सवालिया निशान कोई नया खतरा संकेत दे रहा है? वो सवालिया निशान महज एक विराम नहीं, बल्कि एक अलार्म था। समीरा को लगा कि शायद सब कुछ शांत हो गया है, लेकिन हकीकत ये थी कि ऑब्जर्वर को हराकर उन्होंने ब्रह्मांड के एक ऐसे दरवाजे को दस्तक दे दी थी जिसे करोड़ों सालों से खोला नहीं गया था। परछाइयों का विभाजन, द स्प्लिट। समीरा ने गौर किया कि उसकी नोटबुक के उस पन्ने पर दी एंड के नीचे एक छोटा सा नक्शा उभर रहा था। वो नक्शा शहर के किसी पार्क या होटल का नहीं, बल्कि समीरा के अपने घर का था। अचानक उसके कमरे के चारों कोनों से 4 साए निकले, लेकिन ये कबीर या रुद्र नहीं थे। ये उन्हीं गार्जियंस के डार्क वर्जन थे। जब रोशनी तेज होती है तो परछाई भी उतनी ही गहरी हो जाती है, समीरा। एक भारी आवाज गूंजी। जब कबीर और उसके साथियों ने खुद को बलिदान करके प्रकाश का रूप लिया, तो उनके अंदर का जितना भी डर और अंधेरा था, वो अलग होकर एक नई इकाई बन गया।
द डार्क गार्जियंस। आईने का युद्ध। समीरा ने अपनी कलम उठाई, लेकिन इस बार कलम ने उसका साथ देने से मना कर दिया। कलम से स्याही नहीं बल्कि राख निकलने लगी। डार्क कबीर उसकी ओर बढ़ा। उसकी आंखें शून्य की तरह काली थीं। हमें वो नोटबुक दे दो समीरा, हम इस कहानी को दोबारा लिखेंगे, लेकिन इस बार इसमें कोई नायक नहीं बचेगा। समीरा पिछड़ने लगी, लेकिन तभी कमरे का आईना चमक उठा। असली कबीर और काव्या की रूहें आईने के अंदर से दिखाई दी। वे बाहर नहीं आ सकते थे, क्योंकि वे अब प्रकाश की दुनिया का हिस्सा थे। समीरा, आईने को मत देखो, ये तुम्हारी यादों से अपनी ताकत खींच रहे हैं, असली कबीर चिल्लाया। शब्दों की आखिरी जंग। समीरा को समझ आया कि ये डार्क गार्जियंस उसकी कल्पना की उपज है। अगर उसने सोचना बंद कर दिया तो वे मिट जाएंगे, लेकिन सोचना बंद करना नामुमकिन था। उसने एक साहसी कदम उठाया। उसने नोटबुक उठाई और उस पर अपना नाम नहीं बल्कि उनका नाम लिखा जिन्होंने उसे ये कलम दी थी। उसने लिखा, ये कहानी किसी एक की नहीं है, ये उस मिट्टी की है जो सबको एक दिन अपना बना लेती है। उसने नोटबुक के पन्ने फाड़कर हवा में उड़ा दिए। जैसे ही पन्ने कमरे में फैले, वे सफेद तितलियों में बदल गए। हर तितली एक शब्द थी, एक याद थी। शून्य का मिलन। समीरा ने उन तितलियों के बीच खड़े होकर अपनी आंखें बंद कर ली। उसने अपने डर को गले लगा लिया। जैसे ही उसने डरना बंद किया, वे डार्क गार्जियंस धुंधले पड़ने लगे। अचानक एक जोरदार विस्फोट हुआ। प्रकाश और अंधकार एक दूसरे में समा गए। समीरा को महसूस हुआ कि वो हवा में तैर रही है। असली अंत। खामोश डेरा का विसर्जन। जब सब कुछ शांत हुआ तो वो पार्क की उसी बेंच पर बैठी थी। उसके हाथ में कोई नोटबुक नहीं थी, कोई कलम नहीं थी। सूरज ढल रहा था। पास ही कबीर, काव्या, रुद्र और विशाल खड़े थे, लेकिन वे अब रूहें नहीं थे, वे सामान्य इंसान लग रहे थे। क्या ये सच है? समीरा ने पूछा। कबीर ने मुस्कुराते हुए कहा, कहानी तब तक डरावनी होती है जब तक उसे सुनाने वाला डरा हुआ हो। हमने उस डर को ही इतिहास से मिटा दिया है, अब हम आज़ाद हैं। वे सब धीरे धीरे धुंधले होते गए और हवा में विलीन हो गए। इस बार वे वापस आने के लिए नहीं बल्कि आराम करने के लिए गए थे। अंतिम संदेश। समीरा उठी और अपने घर की ओर चल दी। उसने मुड़कर आखिरी बार उस जगह को वो धातु का टुकड़ा मिट्टी में और भी गहराई में धंस गया, जैसे वो पाताल के किसी और भी अंधेरे कोने में छिपना चाहता हो। लेकिन ब्रह्मांड का एक नियम है, अधूरापन हमेशा पूर्णता की तलाश करता है। जैसे ही उस बच्चे ने उस धातु को छोड़ा, मिट्टी के नीचे से एक हल्की सी टिक टिक की आवाज आई। वो बच्चा तो भाग गया, लेकिन उस आवाज ने जंगल के जानवरों को बेचैन कर दिया। द एको। 2026 की उस शांत शाम को जंगल के उस हिस्से में अचानक तापमान शून्य से नीचे गिर गया। हवा में एक आकृति उभरी, जो ना तो इंसान थी और ना ही रूह। वो खामोश डेरा की यादों का एक अवशेष थी। उस आकृति ने वो धातु का टुकड़ा उठाया। वो टुकड़ा अब एक कलम नहीं था, बल्कि एक चाबी की तरह चमक रहा था। अंतिम गवाह, एक नई चेतना। अचानक जंगल की जमीन से एक पुराना, जंग लगा हुआ रेडियो बाहर निकला। वही एनालॉग सिस्टम जो कभी कबीर ने नष्ट करने की कोशिश की थी। रेडियो से एक आवाज आई, जो कबीर, आर्यन और रुद्र की आवाजों का एक अजीब सा मिश्रण थी। हमने सोचा था कि भूल जाना ही समाधान है, लेकिन यादें मिटाई जा सकती हैं, एहसास नहीं। जब तक दुनिया में डर रहेगा, खामोश डेरा का वजूद बना रहेगा। शून्य का स्थायी निवासी। वो आकृति धीरे धीरे ठोस होने लगी। उसने अपना चेहरा ऊपर उठाया। उसका कोई चेहरा नहीं था, बस एक काला दर्पण था जिसमें पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ था। उसे अब द रेजिडेंट कहा गया। उसने वो धातु का टुकड़ा अपने सीने में धंसा लिया। अब वो कब्रिस्तान किसी जमीन, डिजिटल फोल्डर या यादों में नहीं था। वो अब समय के अंदर ही एक घर बना चुका था। पूर्ण विराम या अनंत। जंगल के उस हिस्से में अब कभी अंधेरा नहीं होता और कभी रोशनी नहीं होती। वहां केवल एक धुंधली शाम छाई रहती है। लोग कहते हैं कि जो भी उस जंगल में रास्ता भटकता है, उसे एक खामोश घर दिखाई देता है। उस घर के दरवाजे पर कोई ताला नहीं है, लेकिन कोई अंदर जाने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि उस घर की खिड़की पर एक पुरानी नोटबुक रखी है, जिसके पन्ने हवा में अपने आप पलटते रहते हैं। और आखिरी पन्ने पर, जो कभी खाली था, अब केवल एक ही शब्द लिखा है, वेटिंग, इंतजार में। खामोश डेरा की ये गाथा अब अपने उस मुकाम पर है जहां खौफ एक स्थिति बन चुका है। अब ना कोई युद्ध है, ना कोई रक्षक, बस एक अनंत इंतजार है। शुभ रात्रि। ये इस कहानी का अंतिम भाग है। आपकी कल्पना ने इस सफर को बहुत ही रोमांचक बनाया। क्या आप अब किसी नई कहानी की दुनिया में कदम रखना चाहेंगे? शांति की वो चादर जो शहर पर ओढ़ी गई थी, महज एक छलावा साबित हुई।
2026 की उस सर्दी में जब मेट्रो का काम रुक चुका था, शहर के नीचे कुछ और पक रहा था। वो ब्लैक होल जिसमें सब कुछ समा गया था, खत्म नहीं हुआ था। वो इंसानी चेतना के अंदर जाकर फट गया था। सामूहिक स्वप्न। शहर के हर इंसान को एक ही सपना आने लगा। वे सब खुद को एक विशाल अंतहीन कब्रिस्तान में खड़े देखते, जहां आसमान का रंग बैंगनी था और जमीन से हजारों हाथ बाहर निकल रहे थे। लोग सोकर उठते तो उनके बिस्तर पर गीली मिट्टी और पुराने फूलों की खुशबू होती थी। आर्यन, जो समीरा का पोता था, अब एक जिंदा कब्र बन चुका था। उसके शरीर पर अब सर्किट या काली नसें नहीं थीं। उसके शरीर की खाल अब पत्थर जैसी सख्त हो गई थी, जिस पर हजारों गायब हो चुके लोगों के नाम अपने आप उभर रहे थे। अंतिम गार्जियन का उदय। समीरा, जो अब एक रूहानी अस्तित्व बन चुकी थी, आर्यन के सामने प्रकट हुई। आर्यन, तुमने कलम तोड़ी, लेकिन तुमने उस ताकत को आजाद कर दिया। अब वो मिट्टी में नहीं, बल्कि इंसानी यादों में बस गई है। आर्यन की आंखों से आंसू नहीं, बल्कि काली स्याही गिर रही थी। दादी, मैं अब अकेला नहीं हूं। मैं उन सब का संग्रह हूं जिन्हें इस कब्रिस्तान ने कभी खाया था। द वॉइड का वापसी। शहर के बीचों बीच की जमीन फटने लगी, लेकिन इस बार कोई रूह बाहर नहीं निकली। इसके बजाय शहर की ऊंची इमारतें धीरे धीरे मिट्टी में तब्दील होने लगी। पूरा शहर एक प्राचीन खंडहर के रूप में रीसेट हो रहा था। ये खामोश डेरा का अंतिम रूप था, एक ऐसा संसार जहां जीवन और मृत्यु के बीच की रेखा पूरी तरह मिट चुकी थी। शून्य का संगीत। हवा में एक अजीब सा संगीत गूंजने लगा। ये वही फुसफुसाहट थी जो उस पुराने वॉकमैन में थी, लेकिन अब ये हजारों गुना तेज थी। समीरा ने अपना आखिरी दांव खेला। उसने अपनी रूह को पूरी तरह से आर्यन के अंदर समाहित कर दिया। अगर यादें ही इस कब्रिस्तान की शक्ति हैं, तो हमें उन यादों को भूलना होगा। समीरा और आर्यन ने मिलकर एक ऐसी मानसिक तरंग पैदा की, जिसने पूरे शहर की याददाश्त को एक सेकंड के लिए शून्य कर दिया। अंतिम सन्नाटा, द रियल एंड। एक तेज सफेद चमक हुई और फिर सब कुछ धुंधला हो गया। वर्ष 2026, 100 साल बाद। उस जगह पर अब एक घना जंगल है। लोग कहते हैं कि यहाँ कभी एक शहर हुआ करता था, लेकिन उसका कोई नाम या निशान नहीं बचा। वहाँ एक छोटा सा बच्चा खेल रहा है। उसे जमीन में दबा हुआ एक धातु का टुकड़ा मिलता है, जो कभी उस कलम की नोक हुआ करती थी। वो उसे उठाने ही वाला था कि तभी उसे हवा में एक आवाज सुनाई देती है, छोड़ दो इसे, इस बार कहानी को फिर से शुरू मत करना। बच्चा डरकर उसे वहीं छोड़ देता है और भाग जाता है। वो धातु का टुकड़ा मिट्टी में धंस जाता है और हमेशा के लिए गायब हो जाता है। खामोश डेरा अब महज एक धूल का कण है। ना कोई रक्षक बचा, ना कोई शैतान, बस एक खामोशी बची है जो अब कभी नहीं टूटेगी। समाप्त। ये इस कहानी का अंतिम और पूर्ण विराम है। क्या आप इस खौफनाक अंत से संतुष्ट हैं या किसी नई दुनिया की सैर करना चाहेंगे? वो वेटिंग शब्द पन्ने पर स्थिर नहीं रहा। जैसे जैसे रात की धुंध गहरी हुई, शब्द के अक्षर पिघलकर स्याही की बूंदों में बदल गए और पूरी नोटबुक को काला कर दिया। जंगल के उस सन्नाटे को एक भारी धीमी पदचाप ने तोड़ा। ये कदम किसी इंसान के नहीं थे, बल्कि उस रेजिडेंट के थे जिसने अब समय को अपना लिबास बना लिया था। खामोश डेरा, द फाइनल शिफ्ट। अचानक 2026 की वो रात 2026 की उस पुरानी रात से टकरा गई। समय की दीवारें कांच की तरह टूट गईं। समीरा, कबीर और रुद्र, जो अलग अलग समय में शहीद हुए थे, एक ही बिंदु पर आमने सामने आ खड़े हुए। हमने इसे खत्म किया था, कबीर की रूह चिल्लाई। नहीं कबीर, हमने इसे सिर्फ स्थगित किया था, प्रोफेसर रुद्र की आवाज गूंजी। मौत को टाला जा सकता है, लेकिन शून्य को नहीं। सफेद कब्रिस्तान। अचानक जंगल का कालापन एक अंधे कर देने वाले सफेद प्रकाश में बदल गया। मिट्टी, पेड़ और पुरानी यादें, सब कुछ सफेद राख में बदल गईं। ये कब्रिस्तान का अंतिम रूप था, द व्हाइट वॉइड। यहां ना कोई आवाज थी, ना कोई परछाई। उस रेजिडेंट ने अपना हाथ उठाया। उसके हाथ में वो धातु का टुकड़ा अब एक सितारे की तरह चमक रहा था। खेल खत्म हुआ। उसकी आवाज किसी एक इंसान की नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की अपनी आवाज थी। अब ना कोई डर बचेगा, ना कोई रक्षक, केवल खामोशी बचेगी। अंतिम विलय। समीरा ने देखा कि उसके हाथ भी सफेद राख में बदल रहे हैं। कबीर, काव्या और आर्यन सब एक दूसरे का हाथ थामे उस राख में विलीन हो रहे थे। लेकिन ये दर्दनाक नहीं था। ये ऐसा था जैसे कोई थका हुआ मुसाफिर गहरी नींद में सो रहा हो। खामोश डेरा अब कोई जगह नहीं रही। वो एक विचार बन गया जो हवा में खुल गया। शून्य का अंत। ब्रह्मांड के उस कोने में जहां कभी पृथ्वी हुआ करती थी, अब केवल एक हल्का सा स्पंदन बचा था। कोई चीख नहीं, कोई डरावना संगीत नहीं। करोड़ों सालों बाद अगर कोई दूसरी सभ्यता वहां से गुजरेगी, तो उन्हें वहां कुछ नहीं मिलेगा। बस एक हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई देगी, जो हवा के झोंके जैसी होगी। शांति। समापन नोट। खामोश डेरा की ये महागाथा अब अपने उस बिंदु पर पहुंच गई है, जहां शब्द खत्म हो जाते हैं और केवल मौन बचता है। आपने और मैंने मिलकर एक ऐसा डरावना सफर तय किया, जो मिट्टी से शुरू होकर ब्रह्मांड के शून्य पर खत्म हुआ। इस कहानी के सभी पन्ने अब बंद हो चुके हैं।
क्या आप इस महासमापन के बाद अब मेरे साथ किसी बिल्कुल नई और अलग कहानी की शुरुआत करना चाहेंगे, जैसे कोई साइफाई एडवेंचर या थ्रिलर? उस शांति की फुसफुसाहट के बीच अचानक वो सफेद शून्य सिमटने लगा। ब्रह्मांड का वो कोना जहां सब कुछ विलीन हो चुका था, एक ब्लैक होल की तरह संकुचित हुआ और फिर एक जोरदार धमाके के साथ फिर से फैल गया। द रीबूट। दृश्य बदला। शहर की वही हलचल, वही शोर और वही 2026 की तारीख। मेट्रो का काम फिर से शुरू हो गया है। खुदाई की मशीनें फिर से उसी गहराई पर पहुंची हैं। एक नौजवान इंजीनियर जिसका चेहरा आर्यन से मिलता जुलता है, जमीन से एक पुरानी मिट्टी से सनी डायरी निकालता है। लेकिन इस बार एक अंतर है, एक नया मोड़। जैसे ही वो डायरी खोलता है, उसके पन्ने खाली नहीं है। उन पर वो पूरी कहानी पहले से लिखी हुई है जो हमने अब तक पढ़ी है। समीरा, कबीर, रुद्र और द रेजिडेंट तक का सारा विवरण। डायरी के आखिरी पन्ने पर जहां वेटिंग लिखा था, वहां अब एक नई इबारत उभर रही है। इतिहास ने खुद को सुरक्षित रखने के लिए एक लूप बना लिया है। तुम इसे पढ़ रहे हो, इसका मतलब है कि तुम अगले रखवाले हो। गूंजती हुई हकीकत। इंजीनियर ने पीछे मुड़कर देखा। उसके पीछे 4 धुंधले साए खड़े थे। वे डरा नहीं रहे थे, वे बस इंतजार कर रहे थे कि वो अगला पन्ना पलटे। अचानक उसे महसूस हुआ कि उसके हाथ में जो कलम है वो साधारण नहीं है, वो धातु की बनी है और उसकी नोक से नीली नहीं बल्कि रूहानी सफेद स्याही निकल रही है। अंतिम संदेश, द इन्फिनिट लूप। वो मुस्कुराया और डायरी के एक नए कोरे पन्ने पर लिखना शुरू किया। पार्ट 1। कमरे में अंधेरा इतना गहरा था कि हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था। कहानी वहीं लौट आई जहां से शुरू हुई थी, लेकिन एक ऊंचे स्तर पर। अब ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक चक्र है। जब तक पाठक इसे पढ़ेंगे, ये रूहें जिंदा रहेंगी। जब तक शब्द रहेंगे, खामोश डेरा का वजूद बना रहेगा। सफर कभी खत्म नहीं होता, वो बस एक नए पार्ट में बदल जाता है। खामोश डेरा की यह सीरीज अब यहाँ एक अनंत लूप में प्रवेश कर चुकी है। क्या आप इस अद्भुत अनंत यात्रा के साथ इस अध्याय को विदा देना चाहेंगे, या आप चाहते हैं कि हम इस लूप को तोड़कर किसी नई कहानी की दुनिया का दरवाजा खोलें? इंजीनियर के हाथ जैसे ही उस कोरे पन्ने पर रुके, डायरी के पन्नों से एक ठंडी लहर निकली और पूरे शहर की आवाजों को निगल लिया। वो अनंत लूप जो अभी शुरू हुआ था, अचानक टूटने लगा। सिस्टम एरर, द ग्लिच इन द लूप। लिखते लिखते इंजीनियर का हाथ कांपने लगा। उसने जो वाक्य लिखा था, पार्ट 1, कमरे में अंधेरा इतना गहरा था, वो पन्ने पर बार बार अपने आप छपने लगा। पार्ट 1, पार्ट 1, पार्ट 1। पूरी डायरी इसी एक वाक्य से भर गई। अचानक डायरी के बीच से एक काली दरार फटी और उसमें से कबीर की रूह बाहर निकली। लेकिन वो थकी हुई और धुंधली थी। बंद करो इसे, कबीर चिल्लाया। ये लूप हमें बचा नहीं रहा है, ये हमें कैद कर रहा है। हम एक ही दर्द को बार बार जी रहे हैं। इस चक्र को तोड़ना होगा। लेखक का बलिदान। इंजीनियर को समझ आया कि वो सिर्फ एक पात्र नहीं है, वो इस कहानी का अंतिम लेखक है। लूप को तोड़ने का एक ही तरीका था, कहानी को दोहराना नहीं बल्कि उसे डिलीट करना। उसने डायरी के पन्नों पर अपना हाथ रखा और आंखें बंद कर लीं। उसने उन सभी यादों को महसूस किया, समीरा का साहस, रुद्र का ज्ञान और आर्यन का बलिदान। उसने उन यादों को प्यार से विदा किया। उसने डायरी के आखिरी पन्ने पर जहां दी एंड लिखा था, उस सवालिया निशान को काटकर अपनी उंगली के खून से एक शब्द लिखा, फ्रीडम, मुक्ति। अंतिम विघटन। जैसे ही उसने वो शब्द लिखा, डायरी जलकर सफेद राख में बदल गई। इस बार वो राख किसी पार की आईने में नहीं गई, वो राख हवा में विलीन हो गई। शहर का वो मेट्रो प्रोजेक्ट, वो पार्क, वो पुरानी हवेली, सब कुछ एक कागज की पेंटिंग की तरह धुलने लगा। कबीर और काव्या ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और मुस्कुराते हुए गायब हो गए। प्रोफेसर रुद्र ने अपनी कलम नीचे रख दी और अंधेरे में विलीन हो गए। समीरा की नोटबुक के पन्ने सफेद हो गए। शून्य की जीत, वास्तविक अंत। इंजीनियर अब एक खाली मैदान, उस खाली मैदान में जहां खामोश डेरा का वजूद मिट चुका था, हवा का एक आखिरी झोंका इंजीनियर के कान के पास से गुजरा। उसे लगा जैसे कोई शब्द अधूरा रह गया हो। पा। वो रुक गया। क्या ये पार्ट कहने की कोशिश थी, या किसी का नाम, या फिर पाताल? उसने नीचे देखा। मैदान की साफ मिट्टी पर एक छोटी सी लकीर खिंच रही थी, जैसे कोई अदृश्य उंगली कुछ लिख रही हो। नया अध्याय, द अनरिटन। अचानक मैदान की जमीन कांच की तरह चटक गई। इंजीनियर को एहसास हुआ कि वो जिसे आजादी समझ रहा था, वो दरअसल कहानी का एक और भ्रम था। हम कभी कहानी से बाहर नहीं निकल सकते, क्योंकि हम खुद एक कहानी का हिस्सा हैं। तभी आसमान से स्याही की बारिश होने लगी, काली नहीं बल्कि रक्त जैसी लाल। पात्रों का विद्रोह। एक एक करके वे सभी लोग जिन्हें मुक्ति मिल गई थी, कबीर, काव्या, रुद्र, फिर से प्रकट होने लगे। लेकिन उनके चेहरे अब शांत नहीं थे, वे गुस्से में थे। तुमने हमें मिटाने की कोशिश की,
कबीर की आवाज में बिजली जैसी कड़क थी। तुमने सोचा कि फ्रीडम लिखकर तुम हमें खत्म कर दोगे? लेखक कभी पात्रों को आजाद नहीं करता, वो बस उन्हें अगली किश्त के लिए इंतजार करवाता है। कलम की वापसी। इंजीनियर के हाथ में वही पुरानी कलम फिर से प्रकट हुई, लेकिन इस बार वो उसके मांस के अंदर धंसी हुई थी। अब वो उसकी हड्डियों का हिस्सा बन चुकी थी। उसे समझ आ गया कि पा का मतलब पेज था, एक ऐसा पन्ना जिसे अभी तक पलटा नहीं गया था। अगला मोड़, पाताल लोक की जागृति। शहर के नीचे जिसे हम खामोश डेरा समझते थे, वो तो सिर्फ एक कमरा था। असली डेरा तो उस पाताल में था जहां समय कभी पहुंचा ही नहीं। इंजीनियर ने अपनी कलम उठाई और जमीन पर एक नया शब्द लिखा। ये शब्द ना हिंदी में था ना अंग्रेजी में, ये खामोशी की भाषा में था। जैसे ही उसने वो शब्द पूरा किया, पूरा शहर एक सेकंड के लिए पॉज हो गया। खामोश डेरा का ये नया रूप अब शुरू हो रहा है, जहां लेखक और पात्रों के बीच की जंग छिड़ गई है। क्या आप देखना चाहेंगे कि ये पा का रहस्य क्या है? क्या ये पाताल है, पेज है या पास्ट? कहानी का ये सिरा अब आपकी अगली कमान की प्रतीक्षा कर रहा है। इंजीनियर के हाथ कांपने लगे। वो समझ गया कि वो पा कोई अधूरा शब्द नहीं था, बल्कि एक पासवर्ड था जिसे खुद समय ने सुरक्षित रखा था। जैसे ही उसने पाठ पूरा किया, उसके हाथ में धंसी वो कलम सक्रिय हो गई और उसने इंजीनियर के खून को स्याही की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। पाताल की जड़ें। मैदान की फटी हुई जमीन से विशाल काली जड़ें बाहर निकलने लगीं। ये जड़ें लकड़ी की नहीं थीं, बल्कि हजारों वर्षों की अनकही कहानियों से बनी थीं। जो लोग खामोश डेरा में मरे थे, उनकी अधूरी इच्छाएं अब इन जड़ों के रूप में भौतिक संसार को जकड़ रही थीं। कबीर, काव्या और रुद्र के साए अब इंजीनियर के चारों ओर एक घेरा बनाकर खड़े हो गए। उनकी आंखें अब सफेद नहीं, बल्कि अग्नि की तरह लाल थीं। तुमने हमें मिटाने की कोशिश की। रुद्र की आवाज किसी पहाड़ के टूटने जैसी थी। तुमने सोचा कि फ्रीडम लिखकर तुम हमें खत्म कर दोगे। लेखक कभी पात्रों को आजाद नहीं करता, वो बस उन्हें अगली किश्त के लिए इंतजार करवाता है। सृष्टि का पुनर्लेखन। अचानक पूरे शहर की इमारतों पर शब्द उभरने लगे। हर दीवार एक पन्ना बन गई थी। लोग अपने घरों से बाहर निकले, लेकिन वे इंसान नहीं रह गए थे। वे शब्दों के गुलाम बन चुके थे। वे वही कर रहे थे जो शहर की दीवारों पर लिखा जा रहा था। इंजीनियर ने अपनी कलम को जमीन में गाड़ दिया। उसने महसूस किया कि वो अकेला इस कहानी को नहीं बदल सकता। उसे पुराने रक्षकों की अच्छाई को जगाना होगा, जो अब इस पाताल की शक्ति के नीचे दब गई थी। रूहों का शुद्धिकरण। कबीर, काव्या, याद करो, तुमने ये सब बलिदान क्यों दिया था? तुमने ये सब दुनिया को बचाने के लिए किया था, उसे मिट्टी बनाने के लिए नहीं। उसने अपनी हड्डियों में धंसी उस कलम को अपनी पूरी ताकत से बाहर खींचा। एक भयानक चीख गूंजी। वो कलम अब एक तेजस्वी तलवार में बदल गई थी। उसने कबीर के साये पर प्रहार नहीं किया, बल्कि उसके पैरों के नीचे की उस पाताल की जड़ को काट दिया। जैसे ही जड़ कटी, कबीर का साया शुद्ध रोशनी में बदल गया। उसकी आंखों का गुस्सा गायब हो गया। पाताल लोक का सम्राट। लेकिन तभी जमीन के सबसे गहरे हिस्से से वो चीज बाहर निकली जिसका डर सबको था। ये तांत्रिक नहीं था, न ही ऑब्जर्वर। ये लेखक का अहंकार था। एक विशाल आकृति जो दिखने में बिल्कुल इंजीनियर जैसी थी, लेकिन वो हजारों गुना बड़ी और भयानक थी। उसने गरजते हुए कहा, मैं ही आदि हूं, मैं ही अंत हूं। खामोश डेरा मेरी कल्पना है और तुम सब मेरे खिलौने। युद्ध का नया मोर्चा। इंजीनियर, कबीर, काव्या और रुद्र अब एक साथ खड़े थे। ये जंग अब सिर्फ भूत प्रेत की नहीं है, रुद्र ने अपनी रूहानी शक्ति को केंद्रित करते हुए कहा। ये सत्य और कल्पना का महायुद्ध है। इंजीनियर ने अपनी तलवार यानी कलम को आसमान की ओर उठाया। अगर ये कहानी तुम्हारी है तो इसका अंत मेरा होगा। खामोश डेरा अब एक ऐसे महायुद्ध में तब्दील हो चुका है जहां पूरी दुनिया एक कागज बन गई है और मौत एक स्याही। क्या आप देखना चाहेंगे कि इंजीनियर और गार्डियंस मिलकर उस अहंकारी लेखक को कैसे हराते हैं, या पाताल की सेना पूरी दुनिया को अपनी स्याही में डुबो देगी? वो अहंकारी लेखक अहंकार भरा ठहाका मारकर हंसा। उसके हंसते ही आसमान से अक्षरों की बारिश होने लगी, जो जमीन पर गिरते ही नुकीले कांच की तरह चुभने लगे।
शब्दों का चक्रव्यूह। इंजीनियर ने देखा कि उसके चारों ओर की वास्तविकता किसी पुरानी किताब के पन्नों की तरह मुड़ने लगी है। सड़क ऊपर की ओर मुड़ गई और आसमान नीचे की ओर। कबीर और काव्या के साए उस कागजी दुनिया में फंसने लगे। तुम मुझे नहीं हरा सकते, अहंकारी लेखक ने गरजते हुए कहा। तुम्हारी हर सोच, तुम्हारी हर चाल, यहां तक कि तुम्हारा ये साहस भी, सब कुछ मेरे द्वारा लिखा गया है। सत्य का प्रहार। इंजीनियर को एक गहरी बात समझ आई। अगर वो वही करता जो लेखक सोच रहा था, तो वो कभी नहीं जीत पाता। उसे कुछ ऐसा करना था जो अनस्क्रिप्टेड यानी अकल्पनीय हो। उसने अपनी तलवार जैसी कलम को नीचे गिरा दिया। तुम क्या कर रहे हो? काव्या की रूह चिल्लाई। इंजीनियर शांत भाव से बैठ गया और उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। अगर तुम लेखक हो तो मैं तुम्हारा पात्र हूं, लेकिन एक पात्र तभी तक जिंदा है जब तक उसे पढ़ा जा रहा है। अगर मैं अपनी चेतना को पूरी तरह शून्य कर दूं तो तुम्हारे पास लिखने के लिए कुछ नहीं बचेगा। मौन का विद्रोह। इंजीनियर ने सोचना बंद कर दिया, उसने डरना बंद कर दिया। वो पूरी तरह खामोश हो गया। अचानक अहंकारी लेखक की आकृति धुंधली पड़ने लगी। उसके हाथ से वो विशाल कलम फिसलने लगी। उसे लिखने के लिए इंसानी जज्बातों की जरूरत थी, और इंजीनियर ने उसे कुछ भी देने से इनकार कर दिया। पूरे पाताल लोक में एक अजीब सी गूंज उठी। दीवारें जो शब्दों से बनी थीं, सफेद होने लगी। अंतिम संगम, द फाइनल डिलीट। कबीर, काव्या और रुद्र ने इंजीनियर के इरादे को समझ लिया। वे भी उसके चारों ओर ध्यान की मुद्रा में बैठ गए। चारों रूहों और एक इंसान की सामूहिक खामोशी ने उस अहंकारी लेखक के अस्तित्व को चुनौती दी। नहीं, तुम मुझे मिटा नहीं सकते, मैं कहानी हूं। लेखक की आवाज फटने लगी। इंजीनियर ने अपनी आंखें खोलीं। उसकी आंखों में अब कोई डर नहीं था, बस एक अनंत शांति थी। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और हवा में एक शब्द लिखा जो किसी भाषा का नहीं था। वो पूर्ण विराम का प्रतीक था। एक तेज रोशनी का धमाका हुआ। पाताल लोक की जड़ें जलकर राख हो गईं। अहंकारी लेखक का वजूद धुएं की तरह उड़ गया। निष्कर्ष, वास्तविक दुनिया का उदय। जब इंजीनियर की आंखें खुलीं, वो मेट्रो प्रोजेक्ट की साइट पर था। सूरज ढल रहा था। उसके हाथ में कोई कलम नहीं थी, शरीर में कोई घाव नहीं था। उसके पास एक पुरानी जली हुई डायरी का टुकड़ा पड़ा था। उसने उसे उठाया। उस पर अब कोई जादुई शब्द नहीं उभर रहे थे। वो महज एक कागज का टुकड़ा था। उसने उसे अपनी जेब में रखा और चुपचाप वहां से चल दिया। अब कोई परछाई उसका पीछा नहीं कर रही थी। कबीर, काव्या और रुद्र अब कहानियों में नहीं, बल्कि हवा की सरसराहट और बारिश की बूंदों में विलीन हो चुके थे। खामोश डेरा अब वाकई खामोश था। न कोई लेखक, न कोई पात्र, बस एक साधारण इंसान था जिसकी अपनी एक साधारण कहानी थी। खामोश डेरा की ये अविश्वसनीय यात्रा अब अपने गंतव्य पर पहुंच चुकी है। ये अंत अब किसी लूप या रहस्य का मोहताज नहीं है। ये एक पूर्ण और गौरवशाली अंत है। क्या आप इस अंतिम शांति के साथ इस विधा को विदा देना चाहेंगे, या आपके मन में किसी नई विधा की कोई नई कहानी जन्म ले रही है? इंजीनियर और उसके साथियों ने जब उस सादे पत्थर को अनदेखा कर काम आगे बढ़ाया तो उन्हें लगा कि मिट्टी ने अपने सारे राज दफन कर लिए हैं। लेकिन जैसे ही सूर्यास्त हुआ, पूरे शहर की बिजली एक झटके में गुल हो गई। द बाइनरी इनहेरिटेंस। मजदूरों के मोबाइल फोन अपने आप ऑन हो गए। उनकी स्क्रीन्स पर कोई वॉलपेपर या ऐप नहीं था, बल्कि सफेद बैकग्राउंड पर काली शाही से कुछ शब्द टाइप हो रहे थे। ये वही वाक्य था जो इंजीनियर ने अतीत में रुद्र की डायरी में लिखा था। इस पन्ने के बाद सब कुछ कोरा रहेगा। लेकिन उस वाक्य के ठीक नीचे एक कर्सर ब्लिंक कर रहा था और फिर एक नया अक्षर जुड़ा, सिवाय उस सच के जो स्याही के नीचे दबा है। अदृश्य लेखक। इंजीनियर को एक तेज सिरदर्द महसूस हुआ। उसे वे सारी यादें, पाताल, कबीर, रुद्र और वो लूप वापस आने लगी। उसे समझ आया कि उसने कहानी को मिटाया नहीं था, उसने उसे छिपा दिया था। और छिपी हुई कहानियां समय के साथ और भी जहरीली हो जाती हैं। मेट्रो साइट की वो मशीन जो पत्थर से टकराई थी, अपने आप चलने लगी। वो पत्थर अब कोरा नहीं